My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो वित्त की व्यवस्था थी, जो वित्तीय व्यवस्था थी, वो कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फाइनेंस सिस्टम, व्हाट इज द फाइनेंस सिस्टम ऑफ वैदिक इरा एजुकेशन और वैदिक पीरियड एजुकेशन। जो वैदिक पीरियड या वैदिक इरा या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय की शिक्षा व्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था कैसा होता था, वित्त का या आय और व्यय का विवरण क्या था, आय कहाँ से होती थी, व्यय कहाँ कहाँ पे होती थी, इसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में वित्त की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की, तो उस समय जो आय और व्यय था, तो उसमें जो व्यय की मदें हुआ करती थी, वे व्यय की मदें बहुत ही कम हुआ करती थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो व्यय हुआ करता था, व्यय जो है बहुत ही कम था। जो विद्यार्थियों, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, जो व्यय हुआ करता था, वो व्यय जो है बहुत ही कम हुआ करता था, अत्यंत कम था। व्यय की जो मदें हुआ करती थी, जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था, बहुत ही कम होता था। और व्यय की जो प्रमुख मदें होती थी प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी थी? जो छात्र गुरुकुल में हुआ करते थे, गुरुकुल में रहने वाले छात्रों के ऊपर जो भी उनके भोजन, वस्त्र और आवास पे खर्च आता था, वो जो है व्यय का एक प्रमुख मद था। और उसी के साथ साथ जो टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, और गुरु परिवार जो होता था, इन सभी के भोजन, वस्त्र और आवास पे जो खर्च आता था, जो एक्सपेंडिचर आता था, वही व्यय की प्रमुख मद होती थी। तो इस तरह से गुरु या हमारे जो टीचर्स होते थे, गुरु हुआ करते थे, वो गुरु और उनका जो परिवार, गुरु परिवार जो होता था, और साथ ही साथ जो अंतःवासी, कुलवासी या शिष्यगण, जो ब्रह्मचारी जो है, ये तो गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उन सभी के भोजन, वस्त्र और आवास पे जो खर्च आता था, वो व्यय का प्रमुख साधन होता था। जो एक्सपेंडिचर होता था, वो भोजन, वस्त्र और आवास के ऊपर होता था। छात्र या गुरु परिवार को भोजन उपलब्ध कराने में, उनको वस्त्र उपलब्ध कराने और उनको आवास उपलब्ध कराने में जो खर्च होता था, यही प्रमुख खर्च प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में या गुरुकुल में हम कह सकते हैं, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में होता था। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर या व्यय, जिसमें गुरु परिवार तथा शिष्यगण की भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकमिंग कहाँ से थी, इनकम का सोर्स क्या था, आय के साधन कौन कौन से हुआ करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग आय के साधन की बात करते हैं, तो जो गुरु जो होते थे, जो शिक्षक होते थे, जो गुरुकुल में जिस शिक्षक के लीडरशिप में, जिस शिक्षक के द्वारा आश्रम को चलाया जाता था, उस शिक्षक का अपना कुछ उपार्जित धन होता था।
तो सबसे पहला स्रोत हो गया आय का गुरु का उपार्जित धन। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो गुरु होते थे, जो टीचर्स होते थे, उनके पास जो उनका उपार्जित धन होता था, वो उपार्जित धन जो है गुरुकुल के लिए या गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के लिए वैदिक कालीन शिक्षा संस्थानों में एक प्रमुख आय का स्रोत या आय का साधन होता था। और यदि हम लोग आगे बात करें द नेक्स्ट वन, तो अगला जो है वो जो आय का साधन है प्रिय विद्यार्थियों क्या है, शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा। आप देखिएगा आगे पढ़िएगा कि जो गुरुकुल में छात्र होते थे, जो शिष्य होते थे, वे भिक्षा भी मांगते थे, भिक्षाटन का कार्य करते थे। तो छात्रों के द्वारा लाई गई जो भिक्षा हुआ करती थी वो भी गुरुकुल के आय का एक प्रमुख साधन हुआ करती थी। इसी तरह से जो तीसरा प्रमुख साधन है प्रिय विद्यार्थियों क्या है, छात्र के द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ धन दिया जाता था। तो गुरु दक्षिणा के रूप में शिक्षक को जो धन मिलता था, वो जो धन होता था, वो आय का एक प्रमुख साधन गुरुकुल में या प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी जितने भी छात्र होते थे, सभी छात्र जो है अपनी शिक्षा को प्रारंभ करने के समय या बीच में या फिर अंत में उनको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को देना होता था। और ये गुरु दक्षिणा के रूप में छात्र जो है कुछ धन देता था, तो वो जो धन हो जाता था वो गुरुकुल के लिए आय के साधन हो जाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट वन इज संपन्न परिवारों द्वारा प्राप्त धन। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन कालीन व्यवस्था में या प्राचीन काल में, वैदिक कालीन समय में जो संपन्न परिवार होते थे, जो रिच फैमिलीज होती थी, वे संपन्न परिवार के लोग भी गुरुकुल में दान दिया करते थे। उनके द्वारा जो दान या उपहार प्रदान किया जाता था, उस उपहार के द्वारा जो है गुरुकुल की व्यवस्था या गुरुकुल का खर्च चलाया जाता था। तो इस तरह से संपन्न परिवार द्वारा प्राप्त जो धन होता था वो भी एक प्रमुख रूप से आय का साधन है। इसी तरह से यदि हम लोग देखें तो जो आय के साधन प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में या फिर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में थी, वो क्या एक प्रमुख आय का साधन पशुओं एवं भूमि से प्राप्त आय हुआ करती थी। जो पशु होते थे, पशुओं से दूध या दूध देने वाले पशु हैं तो उनसे दुग्ध उत्पादन किया जाता था, और अन्य जो पशु होते थे उनसे जो है खेतों में काम लिया जाता था। तो जो भूमि से प्राप्त आय होती थी, पशुओं से जो आय होती थी, वो आय भी गुरुकुल की आय का एक प्रमुख साधन होता था। तो इस तरह से गुरुकुल के आय का एक प्रमुख साधन क्या हो गया, पशुओं एवं भूमि से प्राप्त आय। भूमि पर जो कृषि करते थे छात्र, जो गुरुकुल में छात्र रहते थे, अंतर्वासी रहते थे, वे कृषि कार्य भी करते थे। तो उस कृषि कार्य के द्वारा या पशुओं को चराना, पशुओं का पालन पोषण भी करने का कार्य करते थे। उन पशुओं से जो भी आय हो जाती थी, उन पशुओं के द्वारा प्राप्त दूध को की बिक्री करके जो आय हो जाती थी, वे सभी आय जो है गुरुकुल के आय के प्रमुख साधन में आते हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों, द नेक्स्ट वन जो है वो है राज की सहायता। तो ध्यान दीजिए, राज की जो सहायता है, राज की सहायता सब प्राय राज के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायता से है। तो उस समय प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, वो गुरुकुल में राज की सहायता प्रदान करता था। तो उस राज्य की सहायता के द्वारा भी गुरुकुल का खर्च निकल जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्य के द्वारा जो प्रदान किया जाता था धन, जिसको हम लोग राज्य की सहायता कहते हैं, वो राज्य की सहायता भी आय का एक प्रमुख साधन होता था। तो फिर विद्यार्थी, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी जो वित्तीय व्यवस्था थी, जो फाइनेंस सिस्टम था, उस फाइनेंस सिस्टम हम लोगों ने देखा कि जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय का मद है, वो व्यय का मद बहुत ही कम है। और वो जो व्यय की मद है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन और वस्त्र और आवास के ऊपर खर्च होता था, और वो भी किसके, गुरु परिवार या छात्रों के, शिष्य गणों के भोजन, वस्त्र और आवास के ऊपर खर्च जो होता था वही व्यय की प्रमुख मद थी। और आय के स्रोतों में हम लोगों ने देख लिया कि गुरु का निजी उपार्जित धन, शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, गुरु दक्षिणा के रूप में प्राप्त धन, संपन्न परिवारों द्वारा प्राप्त धन, पशुओं एवं भूमि से प्राप्त आय तथा राज की सहायता जो होते थे वो आय के प्रमुख साधन हुआ करते थे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था का जो फाइनेंस सिस्टम या वित्तीय व्यवस्था होता था, इसके बारे में चर्चा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द
चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है या कोई बहुमूल्य सुझाव है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आपकी जो भी समस्याएँ होंगी उन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करूंगा और साथ साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में जा करके आसानी से ढूंढ पाएँ, आसानी से देख पाएँ, या जितने भी वीडियोस हैं आपके कोर्स से रिलेटेड उनको देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आप वीडियोज को प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से सर्च करके आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और इसी के साथ साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।